नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड से मैं हूं पूजा भारद्वाज। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सहयोगी दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला। शुरुआत कर रहे हैं कानपुर हिंसा की खबर से। इस मामले में 52 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो संवेदनशील इलाके हैं कानपुर के, वहां अब भी ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। हालात सामान्य तो हो रहे हैं हिंसा के 5 दिनों के बाद, लेकिन लोगों में किस तरह से बुलडोजर का भय बरकरार है। सौरभ शुक्ला और आलोक पांडे की रिपोर्ट देखिए। कानपुर के जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां अब भी पुलिस ड्रोन से निगरानी रखे हुए है। दुकानें खुल गई हैं, ट्रैफिक चालू कर दिया गया है। धीरे धीरे माहौल सामान्य होने लगा है, लेकिन कानपुर हिंसा में कई आरोपियों की गिरफ्तारी पर सवाल भी उठ रहे हैं। जबरदस्ती का है उसको ऐसा कर देना, तो ये तो मतलब बच्चे का पूरा फ्यूचर खराब हो रहा और हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। इस तंग घर में रहने वाले नर्सिंग के छात्र 19 साल के साजिद की भी इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। पुलिस का कहना है कि साजिद हिंसा में शामिल था। क्या नाम है? लेकिन साजिद की मां का दावा है कि उनका बेटा निर्दोष है। तो फिर कैसे पकड़ के आए हो? ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जिसमें पुलिस साजिद को घसीटकर ले जा रही है। साजिद चिल्ला रहा है कि वो निर्दोष है। हमारा बच्चा हो या कोई भी, अगर दंडनीय है तो उसको दंड दिया जाए, अगर नहीं है तो पुलिस कमिश्नर साहब से हमारा बार बार यही कहना है कि आप अपनी दृष्टि बना रखें और किसी बेगुनाह को ऐसी सजा न दें। कानपुर के इस क्षेत्र में हिंसा हुए अब 5 दिन हो गए हैं। जुम्मे की नमाज के बाद यहाँ हिंसा हुई थी पिछले हफ्ते। अब यहाँ शांति है। अगर आप देखें, ट्रैफिक भी चल रही है, दुकानें भी खुली हुई हैं, लेकिन जो लोग हैं उनमें कुछ चिंता ज़रूर है कि आगे कुछ दिनों में क्या होगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आरोपियों के घरों और जिन इमारतों से पत्थरबाजी हुई वहां बुलडोजर चलाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इन इमारतों के कागज खंगाले जा रहे हैं, ये पता करने के लिए कि ये बिल्डिंगें वैध तरीके से बनाई गई हैं या अवैध तरीके से बनाई गई हैं। कानपुर प्रशासन ऐसी 100 इमारतों की सूची तैयार कर रहा है जिन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है, लेकिन कानपुर के शहर काजी ने साफ कर दिया है कि अगर बुलडोजर चला तो उसका पुरजोर विरोध होगा। वो नवैयत दूसरी थी, यहाँ की नवैयत शहर की दूसरी है। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सब कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है। वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं, ना कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई, हम मरने के लिए निकले आ रहे मानो। वहीं कानपुर पुलिस ने संतुलन बनाते हुए सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में भड़काऊ पोस्ट डालने वाले बीजेपी नेता हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई थी, हिंदुओं की तरफ से भी पत्थरबाजी हुई, लेकिन शुरुआत मुसलमानों की तरफ से हुई क्योंकि वो ज़बरदस्ती दुकानें बंद करा रहे थे। लेकिन पीछे थी नूपुर शर्मा, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो गिरफ्तारी वहाँ भी दोनों तरफ से होनी चाहिए, तभी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास निकल करके सामने आएगा। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लखनऊ में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक लड़के ने अपनी मां को इसलिए गोली मार दी क्योंकि उन्होंने उसे एक गेम खेलने से रोका था। लखनऊ पुलिस के मुताबिक लड़के ने मां की हत्या के लिए पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया। लखनऊ की इस महिला को उनके 16 साल के बेटे ने गोली मार दी, बस इसलिए कि उन्होंने बेटे को मोबाइल फोन पर एक गेम खेलने से मना किया था जिसकी उसे लत लग चुकी थी। लखनऊ पुलिस के मुताबिक ये शनिवार रात की घटना है। लखनऊ के बाहरी इलाके में ये इस घर का मामला है। रिवॉल्वर लड़के के पिता का था जो किसी और राज्य में पोस्टेड है। हैरानी की बात यह है कि लड़के ने 2 दिन तक हत्या की बात छुपाए रखी। पहले उसने अपनी मां के शव को घर में छुपाए रखा और 9 साल की बहन के साथ भीतर ही रहा। उसे धमकी दी कि वो शोर न मचाए या किसी को फोन न करे। पुलिस के मुताबिक बदबू दूर करने के लिए लड़का रूम फ्रेशनर इस्तेमाल कर रहा था। जब बदबू असहनीय हो गई तो बेटे ने पिता को फोन किया और कहानी गढ़ी के घर में काम करने आए एक इलेक्ट्रीशियन ने मां को गोली मारी है। जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी मां इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे छुप दो करके इसने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस की पूछताछ में लड़के ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
ये इंसिडेंट बहुत शॉकिंग है और ख़ासकर इस चीज़ पे फिर से फोकस लाया है कि किस तरह से ये जो अनरेगुलेटेड गेमिंग का एडिक्शन है, खासकर टीनेजर्स में, बच्चों में, इससे किस तरह की हानि हो सकती है। तो शायद पेरेंट्स के लेवल पे भी काफ़ी रेगुलेशन की ज़रूरत है और सरकार के लेवल पे भी अगर कोई और कठोर कदम उठाए जाएं जिससे इस तरह के इंसिडेंट्स प्रिवेंट किए जा सके। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों के लिए किस तरह से दाव पेच जारी है, अब उसकी बात करते हैं। हालांकि यहां पर जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने दावा किया है कि महाविकास आघाड़ी के चारों उम्मीदवार जीत रहे हैं। विधायकों के साथ उन्होंने बैठक भी की है, लेकिन बीजेपी अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए किस तरह से जोर लगा रही है, अभिषेक शर्मा की इस रिपोर्ट में देखिए। महाविकास आघाड़ी के तीनों दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। एक एक वोट की कीमत है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये बात है कि बीजेपी को बताना है कि वो एक है और टूट की गुंजाइश नहीं है। शिवसेना और एनसीपी का खेमा तो मजबूती से खड़ा दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता कांग्रेस को है। इमरान प्रतापगढ़ी को यूपी से महाराष्ट्र लाया गया है। राजनीतिक अनुभव कम है, लोकसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट से हारे थे। इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसे वक्त में महाराष्ट्र में उम्मीदवार है जब कांग्रेस कई हिस्सों में बटी है। नाना पटोले, अशोक चौहान, बाला साहब थोरात और पृथ्वीराज चौहान के अपने अपने खेमे हैं। दिल्ली से भेजा उम्मीदवार अंदर खाने किसी को नहीं सुहा रहा। बीजेपी को इसमें खुद के लिए मौका दिखता है। इसका एक ही कारण है कि भाजपा को किसी तरह से इस सरकार को अस्थिर करना है और वो विपक्ष में होते हुए मजा ले रही है और उनके पास वोट बिल्कुल कम है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी में कुछ राजनीतिक दल जो हैं जैसे कांग्रेस है कि उनके कई विधायक नाराज हैं, तो शायद उनकी नाराजगी का फायदा हमें मिले और उससे ये महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है डामडोल होती रहे और ये डर कर अपने अपने विधायकों को, जैसे आजकल उन्होंने रखा हुआ है 5 स्टार होटल में वगैरह, वैसे भागदौड़ शुरू हो जाए। बीजेपी से शिवसेना भी चौकन्नी है। शिवसेना भरोसा दिला रही है कि उसके सब उम्मीदवार जीत कर जा रहे हैं। असं संबोधन काय केलं सांगण्यासारखं असतं तर तुम्हाला आतमध्ये बोलूनच केलं असतं ना। त्याच्यामुळे एवढंच सांगेल की कोणी किती काही जरी प्रयत्न केले तरी महाविकास आघाडीचे चारीच्या चारी उमेदवार खासदार म्हणून दिल्लीत जाणारच, राज्यसभेत जाणार। राज्यसभा के इन चुनाव में किसी भी चौंकाने वाले परिणाम के जो नतीजे होंगे वो दूरगामी होंगे। राज्य की सरकार भी बेहद चौकन्नी इसलिए है क्योंकि उसका भविष्य भी इन चुनावों के नतीजों से जुड़ सकता है। मुंबई से अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की बात करते हैं। इस मामले में आरोपी सौरभ उर्फ महाकाल की गिरफ्तारी हो गई है। पुणे क्राइम ब्रांच ने ये गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस की ओर से जिन 8 आरोपियों की लिस्ट जारी की गई थी उनमें सौरभ का भी नाम था। कर्नाटक में चड्ढी और नीकर के ऊपर मचा बवाल अब और तेज हो गया है। कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया के घर चड्ढी पहुंचाने जा रहे बीजेपी के एमएलसी को हिरासत में ले लिया गया है, तो वहीं कांग्रेस इसके खिलाफ में राज्य भर के अलग अलग जगहों पर चड्ढियां जला रही हैं, जबकि बीजेपी चड्ढियां इकट्ठा कर रही है। देखिए निहाल की दुबई की रिपोर्ट। एमएलसी चलवादी नारायण स्वामी अपने दल बल के साथ कांग्रेस नेता सिद्धरमैया को चड्डियों से भरा बॉक्स देने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सिद्धरमैया के घर से दूर हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया के घर के बाहर पुख्ता बैरिकेडिंग की गई थी। कांग्रेस पार्टी का सब चला गया है। अभी ये चड्डी है, ये चड्डी भी ये बंद कर दिया, तो उनके पास क्या है? आप चड्डी किसके लिए लाए थे? चड्डी किसके लिए लाए थे? सिद्धरामैया के लिए। आप क्या करेंगे? अभी बेच रहा है, पुलिस के साथ हमें बेच रहा है। इससे पहले संघ परिवार के कार्यकर्ता मंडिया में चड्डी इकट्ठा करते दिखे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य में कुछ जगहों पर चड्डी जलाई। ये पूरा विवाद हाल ही में शुरू हुआ जब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने तुमकुरू में शिक्षा मंत्री बीसी नागेश के घर चड्डी जलाई, इस आरोप के साथ कि बीजेपी सरकार कर्नाटक में शिक्षा का भगवाकरण करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई कि एनएसयूआई शिक्षा मंत्री का घर जलाना चाहता था। बस फिर क्या था, कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने इस पर बाकायदा बयान देकर चड्डी जलाओ अभियान का ऐलान कर दिया।
विरोध में सांकेतिक तौर पर एक चड्डी जलाई थी। एक ही चड्डी जलाई थी, मगर पुलिस और सरकार ने इसे एक बड़ा अपराध करार दिया और तोहमत लगाया कि हमने घर जलाने की कोशिश की थी। अब हम चड्डी जलाने का एक कार्यक्रम शुरू करेंगे। चड्डी के सहारे कांग्रेस संघ और बीजेपी को निशाना बना रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को। कर्नाटक के लिए चड्डी कैंपेन नया नहीं है। मैंगलोर के एक पब में लड़कियों पर 1 दशक पहले हुए हमले के बाद महिलाओं ने श्री राम सेना के खिलाफ पिंक चड्डी कैंपेन चलाया था। सोशल मीडिया के इस दौर में सुर्खियों में बने रहने के लिए राजनीतिक दल नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। चड्डी कैंपेन इसी कोशिश की ताज़ा कड़ी है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुंबई से मुझे और दिल्ली से मेरे सहयोगी रविशंकर शुक्ला को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।